कि कार्बोनिल यौगिक होते कौन कौन से। कार्बोनिल यौगिक जनरली अपन बोलते हैं जिनमें Me2H के साथ में आपको H2O मिले, तो ये जब मिलता है तो इसको, क्योंकि हमारे पास जो विलयन है उसमें H2O जा चुका है, और जब H2O जा चुका है 1 मोल के साथ जब अभिक्रिया करवाओगे तो यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा, अगर अपन को एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली एल्केन बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना, जो लोग टोलन देते हैं सब देते हैं, एक्सेप्ट कौन आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा माइंड मैप सीरीज में हमारे पास है एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसके साथ ही रहता है, बट मैंने उसको अलग कर दिया है। अलग मतलब अपन पढ़ेंगे एमीन्स के साथ में, क्योंकि अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें रखते तो ये लेक्चर लेंदी हो जाता है, इसलिए अपन आराम से सारी चीजें जो हमारे पास एल्डिहाइड एवं कीटोन की सारी अपन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो भी है हमारे पास वो अपने एमीन्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर इस चैप्टर में बेटा सारी चीजें अपन को पढ़ी जाएंगी, जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी है जो कि नीट के लिए है और आपके साथ ही साथ में बोर्ड्स के लिए है, उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में आपके बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा लेक्चर नीट के साथ साथ। क्लियर है? इस लेक्चर की हेल्प से आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड एवं कीटोन के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और साथ ही साथ में जब कभी भी आपको कम से कम टाइम में रिवीजन करना हो तो आप इस लेक्चर की हेल्प ले सकते हो। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे पास इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन यानी कि प्रिपरेशन मेथड, और उसके बाद करेंगे उनके रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक होते कौन कौन से। कार्बोनिल यौगिक जनरली अपन बोलते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ये हमारे पास ग्रुप जुड़ा हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्लियर? अब इसमें हमारे पास पहले आता है देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जरूरी चीज ये कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए, ये वाली चीज आपको रिकॉग्नाइज करनी है। ये जिसमें वो क्या है, एल्डिहाइड है। कीटोन में ये दोनों R और R डैश, C डबल बॉन्ड O के साइड R और R डैश होना चाहिए, R एंड R डैश क्या नहीं होने चाहिए, कोई भी H नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी H हुआ तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक को आप पहचानोगे C डबल बॉन्ड O OH से। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास एमाइड। एमाइड में OH को हटा के NH2 लगा देते हैं हमारे पास। क्लियर? तो एमाइड को आपको जब कभी पहचानना है तो C डबल बॉन्ड O N से पहचानना है। क्लियर? यहाँ पर एमाइड का अलग अलग डिग्री रहता है। अगर मान लीजिए N, ये अभी हमारे पास 1 डिग्री एमाइड है। कितने डिग्री एमाइड है? 1, क्योंकि इस नाइट्रोजन का डिग्री कितना है, 1 है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस पे H को हटा के एक R ग्रुप और जुड़ जाए तो हमारे पास 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। एक R ग्रुप और आ जाए दूसरे H को हटा के तो 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास एसिड एलाइड। एसिड एलाइड को आपको COX से पहचानना है। एस्टर, एस्टर में हमारे पास C डबल बॉन्ड O OR डैश, ध्यान रखना ये हमारे पास R जरूरी नहीं यहाँ पर कार्बन हो, ये H भी हो सकता है, बट ये जो R डैश है, R डैश है वो क्या नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता, क्योंकि अगर R डैश H हो गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और लास्ट में आता है हमारे पास एनहाइड्राइड। क्लियर? ये हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये कंपाउंड दे रखे हैं एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास वेनिलिन, ये हमारे पास क्या है, वेनिलिन। ये हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड। इसको आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये अपन ने लास्ट ही लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, RTR रिएक्शन में, राइमर्टिमान अभिक्रिया में। और ये हमारे पास सिनेमेल्डिहाइड, क्या है, सिनेमेल्डिहाइड। इसमें अगर मान लीजिए इसको CHO को हटा के मैं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूंगा तो उसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल या सिनेमिक एसिड। क्लियर? चलिए भाई अब अपन बात करते हैं इनके संरचना के बारे में कि कार्बोनिल कंपाउंड की, कार्बोनिल यौगिक की संरचना कैसे रहती है, कार्बोनिल समूह की संरचना कैसे रहती है। तो अगर आप कार्बोनिल समूह को देखोगे हमारे पास, तो देखो कार्बोनिल समूह क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O और हमारे पास ये है। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन जो है हमारे पास sp2 संकरित है, sp2 संकरित है यानी कि ये समतलीय होगा। कैसा होगा, समतलीय। क्लियर है? ये हमारे पास बात आ गई। दूसरा, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन में से अधिक विद्युत ऋण कौन है, ऑक्सीजन। तो इसलिए जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हमारे पास तो रेजोनेंस रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश। अगर मैं यहाँ बात करूं
और जब बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे अपन कंप्लीटली तो हमारे पास कार्बन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस। क्लियर। यहां पर ये बता रखा है कि हमारे पास एक सिग्मा बंद है, दूसरा पाई बंद। ये सिग्मा बंद हो गया, पाई बंद कौन सा है हमारे पास, ये है। क्लियर है, ये पाई बंद है। ये हमारे पास sp2 है जो कि इस प्लेन में है। तो ये जो है हमारे पास 3 सिग्मा बंद एक प्लेन में रहेंगे और जो पाई बॉन्ड है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्लियर, ये हमारे पास इसकी संरचना है। क्लियर। तो चलिए भाई अब अपन बात करते हैं कार्बोनिल यौगिकों के विरचन की अभिक्रियाएं। यहां पर अपन इस चैप्टर में जो अभिक्रिया पढ़ेंगे मैक्सिमम अभिक्रिया ऐसी आएंगी जो अपन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम अभिक्रिया ऐसी आएंगी जो अपन पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, क्या है, पहला है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर RCHOH ये आता है हमारे पास, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल अगर रहता है, क्या रहता है, 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, इसका क्या करें अपन ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अपन को क्या मिलेगा, यहां पर इसके ऑक्सीडेशन से ये H और ये H जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपन को एल्डिहाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मिल जाएगा एल्डिहाइड। एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होना चाहिए। कौन यूज होना चाहिए, MOA। कौन यूज होना चाहिए, MOA। क्लियर, जैसे PCC हो गया, PDC हो गया वो। उसके अलावा हमारे पास अगर 2 डिग्री एल्कोहल हुआ RC, यहां पर आ गया OH और यहां पर आ गया H और इसके साथ यहां पर भी क्या है R डैश मान लिया, और इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर अपन को मिलेगा कौन, ये H और ये H जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद, यहां क्या मिलेगा अपन को RC डबल बॉन्ड O R डैश। यहां जरूरी नहीं MOA, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है एल्कोहलों के वी हाइड्रोजनन, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन। क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन तो अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कॉपर वाली रिएक्शन है कि जब कभी भी हमारे पास RC यहां पर RCOH और यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर H या R डैश दे रखा है, और इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कॉपर या Ag वगैरह के साथ, कॉपर या Ag के साथ में हीट करवाते हैं। तो उस वाले केस में आपको याद होगा कि अगर यही 3 डिग्री एल्कोहल होता तो एल्कीन बनता है, बट हमारे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो अपन को एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, RCOH या R डैश। तो इसको डिहाइड्रोजनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से H निकल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं अभिक्रियाओं की बात करूं हमारे पास तो आता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जो है हमारे पास, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर। हाइड्रोकार्बन में अपन ने पढ़ा था कि एल्किनों के ओजोनी अपघटन की बात करें, ओजोनीकरण की यहां पर बात हो रही है। तो अगर मैं ओजोनीकरण की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर आ गया RCH और R डैश जो भी है हमारे पास, और ये डबल बॉन्ड C, यहां पर है R डैश, R डबल डैश कर देता हूं, और यहां पर है H और R ट्रिपल डैश। समझ में आ गई बात, मतलब मैंने सब अलग लिए, R डैश H भी हो सकता है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। इनका अगर मैं ओजोनी अपघटन कराऊंगा तो हमारे पास फर्स्ट O3 की अभिक्रिया करवाते हैं और देन हमारे पास Zn के साथ में H2O मिलेगा आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि Me2S के साथ में आपको H2O मिले। तो ये जब मिलता है तो इसको अपचयनित ओजोनीकरण बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देना है और यहाँ पर ये बन जाएगा, तो RC ये आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और R डैश जो भी दे रखा है, साथ ही साथ में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या दे रखा है, R डबल डैश और यहाँ पर आ गया H और R ट्रिपल डैश। ये हमारे पास H2H2 इथीन भी हो सकता है, इथीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो भी हमारे पास एल्डिहाइड ही मिलेगा। क्लियर। उस वाले केस में क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। मतलब इससे अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है और आपसे पूछा है कि ओजोनी अपघटन करवाया हुआ है तब हमें ये उत्पाद मिला है, तो आपको एल्कीन पहचानना है। क्या पहचानना है, एल्कीन। तो आपको करना क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा के और कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा के आप उस एल्कीन को पहचान सकते हो। क्लियर है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है। क्लियर, ये चीज पूछी जा सकती है हमारे नीट में। नेक्स्ट है एल्कोहलों के एल्काइनों के जलयोजन से। ये हमारे पास एक नई अभिक्रिया है, इसको कुचरो अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास कि RC
त्रिबंध CH। क्लियर। इसकी अभिक्रिया बेटा हमारे पास किसके साथ दी हुई होती है, HgSO4, किसके साथ दी हुई होती है, HgSO4, और साथ में H2O मिल जाएगा आपको, या H2SO4 मिल सकता है, डाइल्यूट H2SO4। क्लियर। अब डाइल्यूट H2SO4 है, यहाँ पर ऐसा भी दे दिया जाता है कि Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2+, और साथ में लिख दिया H3O+ लिख दिया, क्या लिख दिया, H3O+। तो इसका काम क्या है, ये जो हमारे पास अभिकर्मक दे रखा है, ये H2O का योग करेगा, क्या करेगा, H2O जोड़ना है अकॉर्डिंग टू, H2O जोड़ना है किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ के अनुसार आपको H2O जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, अपने आप से बन जाएगा। तो क्या करेंगे सर, ठीक है, अगर ये बात है हमारे पास तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि स्टेबल बनायन बने, तो ऐसे टूटेगा। तो जिसके ऊपर प्लस आ रहा है उसके पास OH, या आपने हो सकता है ऐसे याद किया हो कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास OH जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास हाइड्रोजन ही जाएगा। ये बन गया हमारे पास। क्लियर है। अब यहां पर होती है चलावयवता, क्या होती है, चलावयवता, टोटोमेरिज्म जिसको बोलते हैं। तो जब चलावयवता होगी तो क्या बनेगा, ये H इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो ये आ गया RC डबल बॉन्ड O, ये CH3। क्लियर। तो आप एक चीज देख रहे हो कि हमारे पास अगर मैं बात करूंगा तो इससे एल्डिहाइड एकमात्र तब बन सकता है कि जब मैं यहां पर एसिटिलीन लूं। देखो यहां पर अगर मैं CH त्रिबंध CH ये लेता हूं और फिर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं सेम, तो इस वाले केस में मेरे को CH3 CHO मिलेगा एल्डिहाइड। बाकी सभी केस में क्या मिलेगा, मैं कीटोन। कोई भी केस ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिया बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ अगर अपन अभिक्रिया कराएंगे वही सेम, तो क्या मिलेगा, ये आ गया, इस कार्बन के पास क्या आएगा OH, और ये आ गया डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, वही चलावयवता, फिर क्या होगी हमारे पास चलावयवता। क्लियर। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3, तो ये बनेगा हमारे पास एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। तो एकमात्र हमारे पास एल्काइन है कौन सा, इथाइन, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, उसी से एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज सभी केसेज में आपको यहां पर कीटोन मिलने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड। अब ये हमारे पास यहां ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास जो अभिक्रिया दे रखी है एल्डिहाइडो का विरचन, अभी तक अपन ने जो बात की है उसमें हमारे पास मैंने विरचन किया था कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों का विरचन है हमारे पास। ये क्या है, कार्बोनिल यौगिकों का विरचन है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों का विरचन, कार्बोनिल यौगिकों का विरचन। यहां पर जो अपन ने बात की है वो किसके बारे में बात की है, कार्बोनिल यौगिकों का विरचन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कार्बोनिल यौगिकों में हमारे पास दोनों आते हैं, दोनों कौन, एल्डिहाइड भी आता है एंड कीटोन भी आता है। मतलब अभी तक अपन ने जो भी मेथड पढ़े हैं उनसे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। विरचन का मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है, क्या होगा बेटा, प्रेपरेशन होता है। क्या होता है, प्रेपरेशन। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया। जबकि अगर अपन बात करें, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किससे, एल्डिहाइडो का विरचन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब जो अपन मेथड पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो देखो RC डबल बॉन्ड OX। अब इसका अपन को अपचयन करना होता है, तो जब इसका अपचयन करेंगे अपन, तो इसका अपचयन अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में करूं तो वो एल्कोहल पर जाके रुकेगा, किस पर जाके रुकेगा, एल्कोहल पर। बट मेरे को अपचयन करना है और एल्डिहाइड तक रुकना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, H2 के साथ में PDBSO4 ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं, PDBSO4। तो ये BSO4 क्या करता है, इस अभिक्रिया को एल्कोहल पर रोक देता है। ये बन जाएगा हमारे पास एल्कोहल पर नहीं, किस पर रोक देगा, एल्डिहाइड पर। ये R की जगह यहां पर PH भी हो सकता है, R की जगह क्या हो सकता है, PH। इस अभिक्रिया का जो नाम है वो है रोजनमुंड अभिक्रिया।
तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम ही इंपॉर्टेंट है इसका, ये सभी एग्जाम में आया हुआ है कि रोजनमुंड अभिक्रिया का मतलब आपको दे दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है रोजनमुंड अभिक्रिया कौन सी है, रोजनमुंड अपचयन कौन सा है। तो हमारे पास जब एसिड हैलाइड की अभिक्रिया H2PdBSO4 के साथ करवाते हैं तो अपन को अल्कोहल की बजाय क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अगर यहाँ पर PdBSO4 नहीं लगाऊं और H2PD लगाऊं तो ये यहाँ पर अपन को एल्कोहल देगा, क्या देगा, एल्कोहल। क्लियर है। दूसरा है हमारे पास नाइट्राइल एवं एस्टर से, तो यहां पर भी हमारे पास एक नेम रिएक्शन आएगी कि जब अपन नाइट्राइल लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिया मैंने और इसकी अभिक्रिया कराई SnCl2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे, Sn प्लस HCl। तो यहां पर हमारे पास अभिक्रिया में पहले बनता है RCH द्विबंध NH, इसको बोलते हैं इमीन या इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इमाइन। इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलता है, एल्डिहाइड। क्लियर। ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टीफन अपचयन या फिर स्टीफन अभिक्रिया बोला जाता है। स्टीफन अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया बोला जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा हो या फिर RC डबल बॉन्ड O OR डैश दे रखा हो, मतलब एस्टर नाइट्राइल दे रखा हो या एस्टर दे रखा हो, और यहां पर इसका अपचयन DiBLH डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा हो, तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH मिलता है। मतलब एस्टर हो चाहे हमारे पास क्या दे रखा हो, नाइट्राइल दे रखा हो, उसके विक्रिया अगर DiBLH के साथ करवाऊंगा तो ये भी कहां पर रुक जाती है रिएक्शन, ये हमारे पास एल्डिहाइड पर रुक जाएगी। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये 4 रिएक्शन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी नेम रिएक्शन आएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है क्रोमिल क्लोराइड से। इस अभिक्रिया को बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं भाई साहब। इटार्ड अभिक्रिया हो गई हमारे पास, क्या क्या पूछा जा सकता है इस अभिक्रिया के बारे में। पहला तो ये कि इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है ये पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है वो। दूसरा, इसका मध्यवर्ती पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, मध्यवर्ती। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है। मेंस में पूछा जा चुका है तो इसका मतलब नीट का भी नंबर आने वाला है। तो हमारे पास क्या है, ये है टोलुइन। टोलुइन की अभिक्रिया कराते हैं अपन। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। CrO2Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और यहां पर बने किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में। यहां पर कुछ इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती बनेगा, जो बनेगा उसको अपन बाद में बात करेंगे। उसकी अभिक्रिया करते हैं अपन, मतलब H2O या H3O प्लस लिख सकते हो आप। मतलब क्या करोगे, जल अपघटन करोगे। तो जब जल अपघटन करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर अपन को मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये आ गया C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। तो अब हमारे पास क्या बनाना है, अपन को मध्यवर्ती बनाना है। तो आप अगर किस तरीके से आप याद रख सकते हो मध्यवर्ती को, मैं वो बता रहा हूं आपको। क्लियर है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर टोलिन में भी CH, कितने CH बॉन्ड है, 3। यहां पर 1 है, तो मध्यवर्ती में भी एक CH बंद तो एज इट इज आएगा। मध्यवर्ती में भी एक CH बंद तो जैसा है वैसा का वैसे ही आएगा। ये आ गया एक CH बंद। अब हमें 2 बंदों के बारे में सोचना है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 2 खाली है, तो 2 क्या आएगा, तो 2 हमारे पास क्या आएगा, यहां पर ध्यान से देखना। 2 जो है बाकी के, यहां से उठाइए इसको। O2 है, 2 ऑक्सीजन, उसमें से एक ऑक्सीजन को यहां लगा दो। क्लियर है। एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब ये Cr का Cr। क्लियर। इस O के साथ एक ऑक्सीजन बचा है ना, यहां से 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन लो, तो वो बन गया OH और ये आ गया Cl2 का Cl2। ऐसे कितने होंगे, 2 होंगे। ये आपका मध्यवर्ती है। समझ में आया क्या किया अपन ने, कैसे याद रखना है। एक CH बंद तो आएगा क्योंकि सब में है वो। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहां देखना है आपको, तो करोगे क्या
कि Cr का तो Cr ही आएगा, ये O2 में से एक ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये बन गया OH और एक ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगा, बाकी एज इट इज है। ऐसे कितने, दो बनेंगे, क्लियर, क्योंकि दो हमारे पास संयोजकता खाली है, तो ये इसका मध्यवर्ती है, ये क्या है इसका मध्यवर्ती, क्लियर है। अब हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पर वो कुछ और लगा दे, जैसे मान लीजिए NH2 जो भी लगाए, आपको इसको नहीं छेड़ना, ये मतलब टोलुइन है, टोलुइन को आपको किस में कन्वर्ट कर देना, बस एल्डिहाइड में, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्लियर है। इसको बोलते हैं इटाड अभिक्रिया। क्रोमिक ऑक्साइड से भी होती है, क्रोमिक ऑक्साइड से भी होती है, क्रोमिक ऑक्साइड में भी क्या रहता है हमारे पास, टोलुइन ही रहेगा। बट अब इटाड अभिक्रिया इसको नहीं बोलेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड वाली को, इटाड अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO3, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने, दो, और एक किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, मध्यवर्ती बनेगा कुछ, और मध्यवर्ती के बाद जो फाइनल वही सेम H2O, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो फाइनल उत्पाद वही है C, ये आ गया डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड। अब इसका मध्यवर्ती भी सेम उसी लॉजिक से जो अपन ने अभी बात की थी, क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए CH, अब यहां पर हमारे पास एनहाइड्राइड का जो है O, ऐसे बना देता हूं मैं, O C डबल बॉन्ड O CH3, कितने आ जाएंगे, ये दो आ जाएंगे, ये हमारे पास इसका मध्यवर्ती होता है, क्लियर है, डन। चलिए नेक्स्ट आता है पार्श्व श्रृंखला के जल अपघटन द्वारा, ये अपन ने SN2 अभिक्रिया, मतलब जो हमारे पास अभिक्रिया थी कौन सी, ये अपन ने दो बार की हुई है रिएक्शन, एक तो हाइड्रोकार्बन में की थी जब बेंजीन की अभिक्रिया और टोलुइन की अभिक्रिया की थी, साथ ही साथ में ये अभिक्रिया अपन ने तब भी की थी जब अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि जब अपन बात करेंगे टोलुइन, किसकी बात की जाएगी भाई, टोलुइन की बात की जाएगी, तो टोलुइन में हमारे पास क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है, इस CH3 की अभिक्रिया अपन करवाएंगे। तो यहां पर मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, क्लोरीनेशन, Cl2H। अब क्लोरीनेशन में ध्यान रखना, यहां पर H लोगे तो ही मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, अगर आपने H नहीं लिया और यहां पर Cl2 के साथ में लुईस अम्ल ले लिया, तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी और बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया होगी। बट अभी अपन ये करवा रहे हैं तो दो बार रिएक्शन करवाएंगे, तो दो बार करवाएंगे तो दो हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएंगे, दो क्लोरीन। अब इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन, क्या करवा देंगे, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन करवाओगे आप, तो उस वाले केस में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा दो Cl हटके दो OH आएंगे, एक कार्बन पर दो OH क्या होते हैं, अस्थायी, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन गया। गैटरमान कोच अभिक्रिया, गैटरमान, ये तीन देखो यहाँ पर हमारे पास नेम रिएक्शन कितनी आई है, क्रोमिल क्लोराइड आ गई, इटाड अभिक्रिया, यहाँ पर हमारे पास गैटरमान कोच आ गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजनमुंड स्टीफन, ये चार हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेम रिएक्शन है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। गैटरमान कोच अभिक्रिया में क्या रहता है हमारे पास, बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो ये CHO में, ये NCERT की अभिक्रिया, और आप मानोगे नहीं ये एडवांस में भी पूछी हुई है, मेंस में पूछी हुई है, नीट में पूछी हुई है, फिर से पूछी जा सकती है, क्लियर है। ये हमारे पास क्या, गैटरमान अभिक्रिया, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब अपन ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। अभी अपन ने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ी है जिनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बना था, अब अपन बात कर रहे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलेगा। पहला है एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है R C डबल बॉन्ड OX की अभिक्रिया अगर मैं R2CD के साथ करा दूं, जैसे RMgX होता है वैसे ये मेटल के साथ R जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा R और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा R डैश, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। दूसरा है नाइट्राइल से, नाइट्राइल मतलब CN, तो नाइट्राइल से अभिक्रिया, नाइट्राइल से अगर अपन को कीटोन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर नाइट्राइल की अभिक्रिया RMgX ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं,
किसके साथ करवाते हैं, ग्रीनर अभिकर्मक के साथ। तो R डैश MgX के साथ में अभिक्रिया करवाई। आप सभी को पता है कि हमारे पास ये बंध किस तरीके से टूटेगा, ये बंध ऐसे टूटेगा। तो जब ऐसे टूटेगा तो R के ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश है, तो ये इस पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर बहुत ही आराम से क्या बन जाएगा, R C, यहां पर आ गया हमारे पास R डैश, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड N, और ये आ गया MgX। अब जब अपन इसका जल अपघटन कराते हैं आगे H2O, तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। यहाँ से कीटोन, यहाँ से NH3, तो ये मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O R डैश, और साथ में क्या मिल जाएगा, कीटोन NH3। अब इसमें आगे कभी भी अगर आप वापस से RMgX अभिक्रिया करवाओगे, मतलब और अगर RMgX डालोगे तो उससे कुछ होगा नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो विलयन है उसमें H2O जा चुका है, और जब H2O जा चुका है तो RMgX पहले अम्ल और बेस अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है, मतलब H2O के साथ तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा, साथ ही साथ में जो NH3 बना है वहां पर भी अम्लीय हाइड्रोजन है, तो इसके साथ भी अभिक्रिया करता है। इसलिए जब अपन नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाते हैं तो आगे रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर, नाइट्राइल की अभिक्रिया करवाते हैं तो आगे अभिक्रिया नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन द्वारा। तो ये तो हमारे पास फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण है। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण में क्या होगा हमारे पास कि ये बेंजीन है, बेंजीन ले लेता हूं मैं, प्रतिस्थापित बेंजीन भी ले सकते हो अगर आपको कुछ और बनाना है। तो इसकी अभिक्रिया पहले भी बात की अपन ने, CH3 या R लिख देता हूं मैं इसको, R C डबल बॉन्ड OX के साथ, या फिर PH C डबल बॉन्ड OX के साथ, या फिर एनहाइड्राइड भी आ सकता है हमारे पास, मतलब R C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, और यहां पर क्या है O। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये आ गया बेंजीन, और इसके साथ आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जाएगा R या PH, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा हमेशा। क्या बनेगा, कीटोन। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एल्किलीकरण नहीं, एल्किलीकरण करोगे तो एल्किल बेंजीन मिलेगा, बट एसिलीकरण करते हैं मतलब COR या COPH जोड़ोगे तो हमारे पास अभिक्रिया में उत्पाद जो बनेगा वो कीटोन होगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया की। तो अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, तो जो मेन रिएक्शन है वो है नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो मेन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है, तो इसकी जब अपन क्रियाविधि देखेंगे, इसको NAR भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, NAR। NAR क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसकी जब अपन क्रियाविधि देखते हैं तो क्रियाविधि में क्या होगा हमारे पास, जैसा कि अपन ने इसकी संरचना में जब बात की तो अपन ने बोला कि कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, तो पहला स्टेप ये आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, तो पहला जो रहेगा वो स्लो स्टेप रहता है। स्लो यानी कि धीमा पद। तो ये धीमा पद है, इसकी वजह से ये हमारे पास RDS स्टेप होता है, दर निर्धारक पद। क्या रहता है, दर निर्धारक पद। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर अभिक्रिया की दर के बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R मतलब C डबल बॉन्ड OH या R डैश जो भी हमारे पास दे रखा है, एल्डिहाइड कीटोन, और साथ ही साथ में न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी रहने वाली है, यहाँ पर 2 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 2, क्योंकि एक ये और एक ही हमारे पास 1 1। क्लियर, दोनों पे निर्भर करेगा। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे अपन कि जितना ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण करेगा उतनी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और वो इस चीज पर डिसाइड करेगी कि ये A और B क्या है। अगर यहाँ त्रिविम बाधा ज्यादा हुई तो अभिक्रिया की दर को प्रॉब्लम होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करने में समस्या होगी, और अगर A और B का साइज कम है, त्रिविम बाधा कम है, तो ये इजीली आक्रमण कर पाएगा। दूसरा, अगर A और B इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कम होगा, प्लस चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करने की जो मतलब इसकी मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। बट अगर मान लीजिए हमारे पास A और B ऐसे हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और बढ़ेगा, और अब ये न्यूक्लियोफाइल और
तीव्र गति के साथ इस पर आक्रमण करेगा, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, इंटरमीडिएट, जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको मैं पूरे को हटा देता हूं। हाँ भाई, ये हमारे पास दूसरा स्टेप जो है फास्ट है, ये हमारे पास है इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं अपन मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती बन गया, मध्यवर्ती में क्या होगा, H2O का से H प्लस आएगा, ये फास्ट स्टेप होता है, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस वाले केस में हमारे पास जो उत्पाद बनेगा Nu, और यहाँ पर क्या आ गया A, ये B, और ये क्या आ गया OH। अगर मैं इसकी त्रिविम विन्यास की बात करूं, वैसे जनरली अपन नीट में नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो जब कभी भी हमारे पास sp2 संकरित कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन पर आक्रमण होता है, और जो उत्पाद बन रहा है वो कार्बन अगर कायरल है, तो यहां पर प्लस माइनस बनेगा, यानी कि रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनेगा, रेशमिक। क्लियर है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं अपन को नीट में, बट बता दिया। क्या है, जब कभी भी sp2 संकरित कार्बन पर कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी आक्रमण कर रहा है sp2 संकरित कार्बन पर, और जो उत्पाद बन रहा है वो अगर उसमें वो कायरल जिस पर आक्रमण हुआ है वो अगर क्रेल है, तो ये हमारे पास रेशमिक बनाएगा। क्या बनाएगा, रेशमिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में अगर बात करें, तो क्रियाविधि के बारे में अपन ने बात की थी, वही सेम चीज यहां पर रख रहा हूं। देखिए मैंने क्या बोला, त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए, तो त्रिविम बाधा कम यहां लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है, कम त्रिविम बाधा। अगर कम त्रिविम बाधा रहेगी तो आप सभी को पता है कि यहां अगर त्रिविम बाधा कम, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली आक्रमण कर पाएगा, इजीली आक्रमण कर पाएगा, तो मोर इजियर अटैक, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। इसका इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होगी अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाली है, व्युत्क्रमानुपाती रहने वाली है, किसके, त्रिविम बाधा के। क्योंकि यहां पर अगर बड़ा ग्रुप हुआ, बड़ा समूह हुआ, तो आक्रमण करने में समस्या होगी, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम। दूसरा, अपन बात कर रहे थे कि इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा प्लस रहेगा उतना ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को प्लस ज्यादा चाहिए, नाभिक स्नेह क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो जितना ज्यादा प्लस उतनी अभिक्रिया की दर ज्यादा, बट जितना कम प्लस उतनी अभिक्रिया की दर कम। तो यहां पर लिख रखा है मोर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये मोर क्या रहेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या रहने वाली है, ज्यादा। किसकी बात हो रही है, अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये हो रहा है हमारे पास, ये कार्बन की बात। किसकी बात हो रही है, कार्बन की बात। क्लियर है। तो मैं यहां पर सीधी तौर पर ये बात लिख सकता हूं कि अभिक्रिया की दर, जिसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो हमारे पास रहेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कार्बोनिल कार्बन की, ऐसे लिखेंगे, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता की तो डायरेक्टली मतलब समानुपाती, उसके क्या होगा, समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, त्रिविम बाधा के। व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, त्रिविम बाधा के। इसीलिए मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसलिए हमारे पास जो एल्डिहाइड है उसकी क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा रहती है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ H रहेगा, तो वहां पर त्रिविम बाधा कम रहेगी, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेहिता भी क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ये पीपीटी लगाने के बाद चेंज हो गया है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखोगे आप कि आपको रिएक्टिविटी जो अभिक्रियाशीलता जो दिख रही है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है, एल्डिहाइड की। और एल्डिहाइड भी कौन सा, जो सबसे छोटा है, क्योंकि वहां पर त्रिविम बाधा क्या है हमारे पास, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है फॉर्मेल्डिहाइड की, HCHO, उसके बाद आ रहा है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखोगे ये एलिफेटिक वाला है, एरोमेटिक बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि पीएच बेंजीन में के इलेक्ट्रॉन जो है, रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो CHO के पास चले जाते हैं, और इसकी अभिक्रियाशीलता क्या कर देते हैं, कम। साथ ही साथ में बेंजीन का साइज भी, आकार भी क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है।
इसके बाद आता है हमारे पास कीटोन। कीटोन में मैं सबसे पहले लिखूंगा एसीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ऐसे कीटोन जो दोनों साइड से एलिफेटिक हो। उसके बाद वो आएंगे जिनमें एक साइड एरोमेटिक और दूसरी साइड एलिफेटिक हो, जैसे एसिटोफिनोन आ गया। और लास्ट में हमारे पास अभिक्रियाशीलता जो सबसे कम रहेगी वो रहेगी बेंजोफिनोन की, PHC डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान रखना हमारे पास यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यानी कि -m -i, -m -i के व्युत्क्रमानुपाती है, और +m+i के क्या होगा, +m+i के व्युत्क्रमानुपाती है, और -m-i के क्या रहेगा, समानुपाती। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी, इन दो की आपसे पूछा जाए। यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड आपको बना हुआ दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर लगा दिया मान लीजिए NO2 और यहाँ पर लगा दे OMe, तो क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है -m प्रभाव, और OMe का क्या लगता है +m, तो +m की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम तो क्रियाशीलता भी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये चीज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं हमारे पास, तो अब इनके उदाहरण देखते हैं हमारे पास की जो अपन ने देखा है। यहाँ पर अपन ने बात कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब अपन बस ये देखेंगे कि अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या क्या बनेगा, बस ऐसा है। तो चलिए भाई हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल से अभिक्रिया। पहले है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN का संयोजन, तो HCN का संयोजन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए RC डबल बॉन्ड OH या फिर R डैश, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। उसके साथ अगर CN- की अभिक्रिया करवाऊं तो CN- आएगा हमारे पास। यहाँ पर जो नाभिक स्नेही होगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये आक्रमण करेगा यहाँ पर, ये ऐसे जाएगा तो क्या बनेगा RC, ये बन गया O-, यहाँ पर आ गया CN और ये आ गया H और R डैश। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वही H2O से H आएगा, क्या आएगा H2O से यहाँ पर जुड़ जाएगा H, और ये बन गया हमारे पास RCOH, ये आ गया हमारे पास CN, और यहाँ पर आ गया H या R डैश। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर ये क्रेल हुआ तो ये रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन क्या है भी बताता हूँ। ये है हमारे पास साइनोहाइड्रिन, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अगर मैं आगे अभिक्रियाएं करवाऊं, साइनोहाइड्रिन की अगर मैं आगे अभिक्रिया कराऊं, तो उसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूं LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका काम अपचयन करना है, तो ये क्या करेगा, R का R, C का C, OH का OH, यहाँ पर H और R डैश का वही सेम, बट CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। साइनाइड को किस में कर देगा, CH2NH2 में। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि इसका पार्शियल अपघटन करना है अपन को, पार्शियल जल अपघटन H2O, यानी कि आंशिक जल अपघटन अगर करना है, क्या बोला हुआ है, आंशिक जल अपघटन। तो जब आप आंशिक जल अपघटन करते हैं किसका, नाइट्राइल का, तो उस वाले केस में हमारे पास एमाइड की प्राप्ति होती है। तो ये C डबल बॉन्ड ONH2, जो नाइट्राइल की अभिक्रिया होंगी जितनी भी होंगी, तो नाइट्राइल ये H और R डैश, और यहां पर क्या आ गया OH। और अगर पूर्ण जल अपघटन कर दिया तो पूर्ण जल अपघटन कर देंगे, तो ये एमाइड का अगर अपन आगे जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो यहां से भी वही मिल जाएगा। तो H3O+ लिखा हो आपके पास, या फिर पूर्ण जल अपघटन लिखा हो, क्या लिखा हो, पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन लिखा है तो हमारे पास क्या बनेगा, RC, ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ गया H और R डैश, और ये आ गया OH। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये कार्बन है, ये अल्फा, मतलब इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। COH के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास दूसरा है सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन। तो सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन करोगे, सोडियम बाइसल्फाइड होता क्या है, NaHSO3। तो अगर इसकी आप अभिक्रिया करवाओगे तो हमारे पास होगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH और R डैश। यहां पर ध्यान रखना है कि इसके साथ जब अभिक्रिया होती है, तो मैं यहां पर बता देता हूं कि सभी एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है सब अभिक्रिया करते हैं, एवं इसको हटा देता हूं मैं, एवं मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन क्या होते हैं, जिसमें एक साइड CH3 C डबल बॉन्ड O हो और दूसरी साइड R।
यही अभिक्रिया करेंगे। सभी कीटोन नहीं करते हैं, सभी कीटोन नहीं करते। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है उसका साइज बड़ा है, और जैसा अपन अभी बात की त्रिविम बाधा है, पिछले वाले चैप्टर में बात की थी कि नाभिक स्नेहिता त्रिविम बाधा के इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो उसकी वजह से नाभिक स्नेहिता कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो ये अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन स्नेही, उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों पर आक्रमण करेगा जो अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और वो कौन है? एल्डिहाइड। जहां त्रिविम बाधा कम है वो कौन है? एल्डिहाइड। और कीटोन में कौन से हैं? मिथाइल कीटोन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं अभी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं, तो मान लीजिए मैं एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो RC डबल बॉन्ड OH के साथ अगर मैं अभिक्रिया करवाई NaHSO3, वैसे इसमें जो आक्रमणकारी होता है वो SO3 2- होता है, तो ये अभिक्रिया करके हमारे पास क्या बनाएगा? यहाँ पर RC, फाइनल उत्पाद बना रहा हूं मैं, ये बनेगा SO3 Na+, क्योंकि H2O यहाँ पर जो OH वाला आएगा ये O-, ये बनेगा, यहाँ पर जो H रहेगा ये ना, ये क्या है? O-, यहाँ पर क्या रहेगा? पहले H रहेगा, क्या रहेगा? H। तो ये जो H है ये क्षारीय माध्यम होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? H। ये बनता है हमारे पास, यहाँ पर क्या आएगा? H और R। मजे की बात ये है कि ये क्या है? अघुलनशील रहता है। ये क्या रहता है? अघुलनशील। तो अगर मैं वापस से अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ? H2O के साथ, मतलब वापस अगर अभिक्रिया करवा दे अपन H2O के साथ यहाँ पर, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा, वापस से एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। इसीलिए इसको शुद्धिकरण के लिए भी यूज किया जाता है, शुद्धिकरण एवं पृथक्करण, एवं पृथक्करण के लिए यूज किया जाता है इस अभिक्रिया का। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? शुद्धिकरण एवं पृथक्करण के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहलों का संयोजन। तो एल्कोहलों का संयोजन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, यहां पर है H या R-, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊं किसके साथ? R-OH के साथ, इसको R ही लिख रहा हूं मैं। क्लियर? एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास 1 मोल के साथ जब अभिक्रिया करवाओगे तो यहां पर जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? RC, ये मिलेगा OH, यहां मिल गया मान लीजिए OR-, और यहां पर है H या R-। इंपॉर्टेंट बात है इस उत्पाद का नाम, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे अभिक्रिया की बात करूंगा, आगे जब टेस्ट वगैरह की बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलन टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, वहां पर ये यूज आएगा। जब अपन टोलन परीक्षण या फेलिंग परीक्षण की बात करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा। तो ये हो गया हेमी एसिटल। अगर इसकी अभिक्रिया में वापस से यहाँ पर HCl रहता है, मतलब अम्लीय माध्यम रहता है, तो फिर से ROH, R-OH और HCl के साथ कर दूंगा तो ये वाला OH भी चला जाएगा, और यहां पर जो अपन को मिलेगा वो मिलेगा OR-, ये भी आ गया OR-, और यहां पर क्या आ गया? H और R। क्या आ गया? H और R। तो ये हमारे पास ये है हेमी, क्योंकि इसमें एक ही OR है। ये है हमारे पास पूरा का पूरा एसिटल, मतलब हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे हेमीस्फीयर, अर्धगोला, है ना? ये है हमारे पास एसिटल। एसिटल क्या होता है? जब हमारे पास एसिटल क्या होता है? जब एक ही कार्बन के पास 2 OR समूह हो तो उसको बोलते हैं अपन एसिटल। क्लियर? और जब हमारे पास हेमी एसिटल किसको बोलते हैं? अगर एक कार्बन के पास एक OH समूह और एक OR समूह जुड़ा हो तो उसको अपन बोलते हैं हेमी एसिटल, OH और OR। क्लियर है? जल का संयोजन, जल का संयोजन की अगर मैं अभिक्रिया की बात करूं तो जल का संयोजन वैसे हमारे NCERT नहीं है ये, ठीक है, नीट में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट कहीं कहीं पर आ जाए तो इसके लिए मैं बता देता हूं। आपको करना क्या है कि RC डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया जब मैं H2O के साथ करता हूं तो ये बैकवर्ड अभिक्रिया ज्यादा होती है, क्योंकि जो उत्पाद बनेगा वो आपको दिख जाएगा कि स्थायी नहीं होता है, OHH। ये हमारे पास एक कार्बन पर 2 H, जैम डाइऑल बहुत कम स्थायी होते हैं। ये स्थायी किस किस के जैम डाइऑल हो सकते हैं? इनका जो स्थायित्व की अगर मैं बात करूं, इसके स्थायित्व की अगर मैं बात करूं तो ये कब स्थायित्व हो सकता है? जब हमारे पास -M प्रभाव के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास H बॉन्डिंग वगैरह के, जो उत्पाद वगैरह में है अगर उसमें H बॉन्डिंग वगैरह हो, बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट अपन एडवांस वाली साइड नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उसकी बात करूंगा। इसीलिए क्लोरेल का जो हाइड्रेट है वो स्थायी होता है। क्लोरेल का अगर आप हाइड्रेट बनाओगे, क्लोरेल क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसका हाइड्रेट बनाओगे, इसके साथ आप H2O की अभिक्रिया करवाओगे तो ये स्थायी होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ये आ गया OH, यहाँ पर भी क्या आ गया OH, यहाँ पर H। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो ये दो क्रेल रिंग बनेंगी, दो चिलेट रिंग बोलेंगी, क्लियर, जिसकी वजह से इसका स्थायित्व रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास तो स्थायित्व बनता है, क्लियर है। चलिए अब आती है हमारे पास अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी वो हमारे पास इस तरीके से होने वाली है। NH2Z है तो आपको याद क्या कैसे दिमाग में रखोगे, C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया जब आपको NH2Z के साथ करवाई जाए तो आपको करना क्या है, यहां से डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ये मध्यवर्ती बनता है, यहां पर दिखा रखा है, बट अपन को क्या करना है, डब्बा बनाओ, डब्बे में पानी भरो और पानी को बाहर निकाल दीजिए और बाकी उत्पाद बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N और ये क्या बन गया Z, ये हमारे पास बन जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास क्या मध्यवर्ती, देखो यहां पर हो रहा है एडिशन मतलब योग, और इस वाले स्टेप में अगर देखोगे तो इसमें हो रहा है विलोपन, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास विलोपन यानी कि एलिमिनेशन। तो यहां पर पहले एडिशन होता है, बाद में क्या होता है एलिमिनेशन होता है, क्लियर। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहाँ योग हुआ है तो पाई बॉन्ड टूट गया, बट यहाँ वापस से एलिमिनेशन हुआ है, विलोपन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वापस से द्विबंध आ गया। अब इसमें जेड क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर आपको सारे एनसीईआरटी की टेबल है, एज इट इज डायरेक्टली चीज आती है कि अगर हमारे पास जेड की जगह एच हुआ यानी कि अमोनिया हुआ तो C डबल बॉन्ड है, जिसको इमीन बोलते हैं। ये हमारे पास अगर R हुआ तो यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास NH2Z 1 डिग्री और 2 डिग्री सॉरी 1 डिग्री एमीन है, ये क्या है एमीन भी है, बट वो कौन सा है 1 डिग्री, अगर एमीन की अभिक्रिया अपन करवाते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जो उत्पाद मिलता है उसको अपन सिर्फ क्षारक बोलते हैं या सिर्फ क्षार बोलते हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ क्षार कब बनेगा, सिर्फ क्षार कब बनेगा, जब हमारे पास 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं तो, क्लियर। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे तो हमारे पास ऑक्सिजन बनता है, ये C डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोजन की करवाएंगे हाइड्रोजन बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन, ये 2,4-DNP है, क्लियर। 2,4-DNP के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,4-DNP वाला जो टेस्ट है, ये हमारे पास जो टेस्ट है इसमें क्या होगा हमारे पास कि ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी जिन भी यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इसके साथ अभिक्रिया करके पीले, नारंगी या लाल ठोस उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारे पास उत्पाद बनेगा इसका कलर या तो येलो या रेड या ऑरेंज मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है ऑरेंज। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है एल्डिहाइड कीटोन। लास्ट है सेमी कार्बोजाइड, तो सेमी कार्बोजाइड की रिएक्शन करके सेमी कार्बोजन बनता है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेमी कार्बोजाइड वाली रिएक्शन। तो जब सेमी कार्बोजाइड वाली रिएक्शन की बात करता हूं तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O H या R डैश वही एल्डिहाइड कीटोन है। और अब जब सेमी कार्बोजाइड की बात करोगे तो सेमी कार्बोजाइड होता है हमारे पास NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो दिमाग में आता है कि सर यहां तो दो NH2 है, किसका H2 निकाला जाए, बाकी सबके केस में दिक्कत नहीं थी, यहां पर है तो दिक्कत ये है। मतलब आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है जस्ट पास वाले, ये तो इसके साथ किसमें है रेजोनेंस में, किसमें है रेजोनेंस में यानी कि अनुनाद में है ये, क्लियर। जबकि हमारे पास इन लोन पेयर की बात करोगे तो ये अनुनाद में नहीं है, ये भी अनुनाद में है, ये अनुनाद में नहीं है, इसलिए ये इसके साथ जाएंगे, मतलब यहां से ये वाला ही H2 हो जाता है। तो जो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O जो है जिससे दूर NH2 है वो वाला जाता है, उसका रीजन भी मैंने बता दिया किसकी वजह से, ये अनुनाद में तो इनकी नाभिक स्नेहिता कम हो गई, बट ये अनुनाद में नहीं है तो इसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा है, इसलिए यही इस पर आक्रमण करता है जब पहले स्टेप में होगा, जब अपन इसकी क्रियाविधि देखते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट था। अब आता है हमारे पास इसके कुछ अपचयन की अभिक्रिया है। तो अपचयन में अपन ने पढ़ रखा है, यहाँ पर आपको बहुत इजीली याद होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि एक तो हम अपचयन करवाते हैं NaBH4 से, क्लियर। एक अपन अपचयन करवाते हैं LiAlH4 से, एक अपन अपचयन करवाते हैं H2 के साथ में NiPDPT वगैरह हो, सही है। इन सभी से अपन अपचयन करवाते हैं और इन सब से जब अपन अपचयन करवाते हैं तो RC डबल बॉन्ड OH जो होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मैंने क्या करवाया अपचयन, तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या मिलेगा आपको, डिग्री चेंज नहीं होती है, तो एल्डिहाइड का जब अपचयन करोगे तो क्या मिलेगा एल्कोहल। तो ये कितने डिग्री 1 डिग्री, तो ये आ गया 1 डिग्री एल्कोहल,
अगर यहाँ पर ये, क्योंकि इसका डिग्री 1 है ना, इसलिए 1 डिग्री। अगर यहाँ पर कीटोन होता आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और फिर मैं वही सेम चीज अब चयन करवाता, क्या करवाते अपन, अब चयन। तो इस वाले केस में अपन को क्या मिलेगा, इस वाले केस में अपन को मिल जाएगा आर सी एच, यहाँ पर आ गया ओ एच, और ये आ गया आर डैश, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बनों के, मतलब हाइड्रोकार्बनों में अगर अपन को एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली एल्केन बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो उस वाले केस में हमारे पास दो है, क्लीमेंसन अपचयन। इनके अभिकर्मक ही पूछ लिए जाते हैं कि इसका अभिकर्मक क्या होगा। तो क्लीमेंसन अपचयन जो है वो हमारे पास क्या होता है, ZnHg प्लस सांद्र HCl जो होता है, इसको बोलते हैं अपन। क्लियर, होता क्या है कि C डबल बॉन्ड O जो है इसका अपन अपचयन करते हैं, किसमें, यहां पर क्लीमेंसन को मैं Cr से बोल देता हूं, क्लीमेंसन मतलब Cr। क्लियर, तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा CH2। क्लियर, सेम चीज यहां पर होगी। वोल्फ किस्नर अपचयन जो है इसका अभिकर्मक दूसरा होता है। इसका अभिकर्मक क्या होता है हमारे पास, इसके अगर मैं अभिकर्मक की बात करूं तो पहले आता है हाइड्रोजीन। पहले कौन आता है बेटा, हाइड्रोजीन, NH2 और देन उसके बाद में आता है हमारे पास, यहां पर आता है RO माइनस, यानी कि बेस आएगा, या फिर आ जाता है ROH के साथ में RO माइनस, मतलब क्षार रहेगा, कुल मिला के क्या रहेगा, क्षार। तो ये आता है। तो उस वाले केस में भी हमारे पास बनेगा वही C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो यहाँ पर मध्यवर्ती क्या बनेगा। अगर आपसे मध्यवर्ती पूछ लिया जाए तो पहले NH2 की अभिक्रिया होती है, और ये वाली अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, NH2 हाइड्रोजीन, ये रहा, हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास मध्यवर्ती बनेगा यही वाला। क्लियर, यहां पर भी मध्यवर्ती क्या बनेगा, यही बनेगा, और उसका जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो बाद में हमारे पास एल्केन की प्राप्ति होती है। पहला ये, देन क्या बनेगा हमारे पास, वही ROH के साथ मान लीजिए RO माइनस दे दिया, या क्षार दे सकता है कोई भी, तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा। तो ये दोनों ही एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। याद ये रखना है कि हमारे पास यहां पर जनरली ऐसे क्रियात्मक समूह नहीं होने चाहिए जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, मतलब जो अम्ल संवेदी है, और यहाँ पर ऐसे कोई नहीं होनी चाहिए जो क्षार संवेदी है। क्षार संवेदी यानी कि एल्केल हैलाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर जैसे एल्कोहल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ईथर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना, एल्कीन एल्काइन नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ये सांद्र HCl वहां पर भी आक्रमण कर देगा। क्लियर, अब आता है हमारे पास ऑक्सीकरण। तो अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूं तो अब हमारे पास सिर्फ 3 रिएक्शन बची है। तो ऑक्सीकरण की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीकरण में हमारे पास क्या आता है कि देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का तो मैं ऑक्सीकरण करूंगा तो आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या मिल जाएगा अपन को, यहाँ मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर, अब KMnO4 K2Cr कोई भी हमारे पास है वो KMnO4 K2Cr7 वगैरह सब इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। बट अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन का ऑक्सीकरण अगर मैं करवाऊं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये क्या हमारे पास कीटोन है, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है कि जब मैं KMnO4 या K2Cr7 वगैरह लेता हूं, क्या लिया मैंने, KMnO4 या K2Cr7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लिए, और उसके साथ में हीट करवाता हूं, तब हमारे पास ऑक्सीकरण होगा। और उस वाले केस में क्या बनेगा, हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे, 2 क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिल, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और साथ में आ गया आर डैश COH। क्लियर, अब यहां पर किसके, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप तो एक ही है, तो ये किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा, उसके लिए हमारे पास पॉप-अप रूल होता है। तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास कि C डबल बॉन्ड O, यहां की बात हो रही है अपन किसके, कीटोन की, C डबल बॉन्ड O उस R ग्रुप के साथ जाएगा, R समूह के साथ जाएगा, जिसके पास कम कार्बन होते हैं, जिसके पास कम कार्बन परमाणु होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जब आप अभिक्रिया की बात करोगे, यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसकी अपन को अभिक्रिया करवानी है, इसकी करवानी है अपन को अभिक्रिया करवानी है। इसका ऑक्सीकरण करवाया मैंने, KMnO4 दे रखा है और साथ में क्या दे रखी है, हीट।
जब मैं हीट दूंगा तो अब देखो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अगर यहां से टूटा तो 3 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड बनेगा, अगर ये यहां से टूटा तो 2 2 का बनेगा। क्लियर? तो क्या बनेगा? 2 2 का बनेगा। तो करना क्या है, सी डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा, एक आर ग्रुप ये है, एक आर ग्रुप ये, कम किसके पास है, इसके पास, तो ये इधर से टूटेगा, तो 2 2 कार्बन के बनेंगे, यानी कि 2 मोल मिल जाएंगे अपन को CH3 सी डबल बॉन्ड OH के। क्लियर? इसके मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास अब ऑक्सीकरण हमारे पास 3 अभिक्रियाओं द्वारा होता है। एक है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, वो भी ऑक्सीकरण का काम करता है। दूसरा हमारे पास आएगा टोलन परीक्षण और एक आता है फेलिंग परीक्षण। क्लियर? उसके बाद हमारे पास 2 लास्ट की अभिक्रिया, एक है एल्डोल और दूसरी कौन सी है, कैनिजारो। चलिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया करता क्या है कि ये कौन कौन देता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आर मैथिल कीटोन, कौन देगा, मैथिल एल्डिहाइड और कीटोन, मैथिल कीटोन, ये लिखो सबसे पहले कौन अभिक्रिया देगा, मैथिल कीटोन। मैथिल कीटोन मतलब CH3 सी डबल बॉन्ड O समूह देता है, पहली चीज। क्लियर? दूसरा एसिड एल्डिहाइड, अकेला एल्डिहाइड है जो ये अभिक्रिया देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अकेले एल्डिहाइड में ही ये ग्रुप रहता है CH3 सी डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्डिहाइड बोल रहा हूं तब तो फिक्स है कि यहां तो सी डबल बॉन्ड OH तो आएगा ही, लेफ्ट साइड में CH3, मेरे को ये ग्रुप चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एल्कोहल, क्या है हमारे पास, एल्कोहल। एल्कोहल कौन से एल्कोहल होते हैं हमारे पास जो अभिक्रिया देते हैं, एल्कोहल होते हैं हमारे पास RC, सॉरी आर को जाने दीजिए, CH3C, यहां पर OH और यहां पर H, ये हमारे ये ग्रुप का होना जरूरी है। ध्यान रखना दिमाग में, ये तो रह जाता है CH3 और OH, ये H नहीं रहता है। अगर ये H भी होना जरूरी है, अगर ये समूह उपस्थित हुए तो हमारे पास ये सभी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। सभी क्या देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, तो उसमें मेरे हिसाब से अब डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया में होता क्या है। तो मान लीजिए मैं कोई एक एसिमेट्रिक कीटोन लेता हूं, मतलब असममित कीटोन, जिससे कि आपको समझ में आए, ये सी डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये एलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? यस सर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 CO ग्रुप है। ऐसे नहीं सर, आपने तो CH3 बोला था, लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन को CO CH3 ग्रुप चाहिए जो कि यहाँ पर है। इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, X2 के साथ में बेस OH माइनस, या फिर इसको आप बोल सकते हो XO माइनस, इनके साथ अभिक्रिया होती है। क्लियर है? X2 हमारे पास Br2 Cl2 I2 कुछ भी हो सकता है, तो इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या करना है कि जो ये CH3 है, इनमें भी ये CH3 ये CH3 ये जैसे, इसका बन जाएगा हेलोफॉर्म, ये बन गया हेलोफॉर्म, यहां पर क्या बनेगा, हेलोफॉर्म, और बाकी का कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका लवण बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, लवण। ये आ गया सी डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो ऑक्सीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन से क्या मिल रहा है अपन को, अम्ल मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो ये हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। कौन कौन देगा, वो हमारे पास ये है। क्या बनेगा, वो ये किसका ऑक्सी मतलब किसका हेलोफॉर्म बनेगा और किसका एसिड बनेगा, वो वाली बात भी मैंने आपको बता दी है कि हेलोफॉर्म किसका बनेगा, इस CH3 वाला पार्ट जो है उसका हेलोफॉर्म बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है टोलन परीक्षण, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास फेलिंग। दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला आता है हमारे पास टोलन अभिकर्मक, क्या होता है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन ये बोलते हैं। क्या होगा इसमें हमारे पास, यहां पर होगा Ag, मैं बता देता हूं आपको, AgNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है +1। यहां पर Ag का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अंक, वो रहता है +1, और जब ये अभिक्रिया के बाद में बनाएगा तो वहां पर आएगा 0। क्या जाएगा, 0। तो होता क्या है हमारे पास, देखो, एक तो ये हो गया हमारे पास क्या होता है। दूसरा यहां पर कौन देता है, ये सभी एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सब ये अभिक्रिया देते हैं। क्लियर? कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देता। उसके अलावा मैंने आपको बोला था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड समूह अपन को दिख रहा है। क्लियर है? उसके अलावा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अपन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो हेमी एसिटल इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आएगा हेमी एसिटल। कौन, हेमी एसिटल जो होते हैं वो भी ये अभिक्रिया
देते हैं। हेमीएसिटल क्या होता है हमारे पास, COH और OR, ये जो है ये भी हमारे पास ये अभिक्रिया देते हैं। और लास्ट है हमारे पास अल्फा हेलो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो भी अभिक्रिया देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, सभी कीटोन नहीं देंगे, क्लियर है। ये अभिक्रिया ये सब पॉजिटिव टोलन देते हैं, ये सब क्या देते हैं, पॉजिटिव, क्लियर। यहां पर अलग से लिख देता हूं कि कीटोन टोलन टेस्ट नहीं देता है, कीटोन टोलन परीक्षण नहीं देता है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से मैं सारी बातें बता रहा हूं। दूसरा यहां पर पूछा जाता है कि Ag स्टार्टिंग में कौन से ऑक्सीकरण अंक में है, 1। यहां पर अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद इसका खुद का अपचयन होगा, तो अभिक्रिया के बाद Ag जो खुद है वो 0 में चला जाता है, मतलब +1 से किस में जाएगा, 0 में, क्लियर है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। होगी कैसे अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ दे रखा है RC डबल बॉन्ड OH ये है, और यहाँ पर टोलन अभिकर्मक दे रखा है, मतलब Ag ये आ गया NH3 का होल ट्वाइस और ये आ गया प्लस। तो यहाँ से अभिक्रिया होगी, यहाँ से इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो मतलब RC डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में Ag, रजत दर्पण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है इसको, क्लियर है, डन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो भी ये अभिक्रिया दे देते हैं। टर्मिनल एल्काइन भी टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल होता है, मतलब जिसमें एल्काइन वाला जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, ये भी क्या देते हैं, पॉजिटिव। इसके अलावा और कोई नहीं देता, जो नीट में तो इतना भी नहीं पूछा जाता बट फिर भी लिखा दिया। बाकी और 1-2 रहते हैं जो हमसे नीट में उनका कोई लेना देना नहीं है, नीट में उनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण जो है ये हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं मैं। मान के चलिए कि नीट में आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक, फेलिंग टोलन और हेलो फॉर्म में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन, कोई ना कोई एक परीक्षण आएगा ही आएगा, क्लियर है। अब फेलिंग परीक्षण में बात करूं तो इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए और एक क्या होता है, फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है, जलीय, ध्यान रखना जलीय होता है, क्षारीय नहीं होता, जलीय CuSO4। तो यहां पर ये पता चल गया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +2, और यहां पर क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट नहीं, टार्टरेट, सिट्रेट तो और कहीं मिलेगा आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर टार्टरिक एसिड क्या होता है, जिसको रोसेल लवण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोसेल लवण भी बोला जाता है। क्या होता है ये, देखो C डबल बॉन्ड ONA और यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड OK, ये होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम लवण। ये क्या होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम लवण, किसका, टार्टरेट का, किसका रहता है, टार्टरेट का। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रोसेल लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोसेल लवण, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि हमारे पास होगा क्या, कि लेफ्ट साइड में जैसे हमारे पास Ag, मतलब अपन सिल्वर, उसकी सिल्वर टोलन अभिकर्मक की बात की थी, टोलन टेस्ट की बात की थी, तो वहां पर Ag का +1 से 0 में जा रहा था, Ag का ऑक्सीकरण अंक किससे जा रहा था, +1 से 0 में जा रहा था। बट यहां पर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आते हैं पूरे Cu2+ जो है, Cu2+ बदलता है Cu+1 में, और यहां पर जो Cu+1 में जो यौगिक बनता है वो रहता है Cu2O, और इसका लाल अवक्षेप मिलता है, कैसा मिलता है, लाल अवक्षेप आपको मिलेगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा कौन अभिक्रिया देगा कौन नहीं देगा। तो यहां पर आप लिखिए, देखो कीटोन जो है, सभी कीटोन जो, मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ओनली, केवल एलिफेटिक
केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड है वही देते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड है वही देंगे। ध्यान रखना एरोमेटिक नहीं देते हैं, यहां पर लिख भी देता हूं, एरोमेटिक नहीं देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते, एरोमेटिक ये परीक्षण नहीं देते हैं। याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे कि टोलन और फेलिंग में से कौन एरोमेटिक के एल्डिहाइड देता है नहीं देता? तो याद करने के लिए दिमाग में ऐसा रख सकते हो, टोलन में कोई दिक्कत नहीं, फेलिंग में, फेलिंग मतलब फेल, स्टार्टिंग में फेल हो जाएगा, कौन एरोमेटिक एल्डिहाइड है वहां पर ये फेल हो जाएगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर? किसके साथ? फेलिंग रिएजेंट्स के साथ। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, वही सेम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? और उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, ये भी देते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एक कौन सा, हेमी एसिटल। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, हेमी एसिटल। ये सभी लोग जो है वो क्या देते हैं हमारे पास, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ फेलिंग परीक्षण देते हैं। क्लियर है? यहां पर होता क्या है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मान लीजिए एलिफेटिक एल्डिहाइड, यहां पर ये लिख देता हूं कि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते, कीटोन नेगेटिव टेस्ट देते हैं, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं शो करेंगे। सेम जैसे हमारे पास कौन नहीं करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नेगेटिव टेस्ट देंगे, कीटोन भी नेगेटिव टेस्ट देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये सेम टोलन जैसा ही है, बस टोलन से भी ये वीक रहता है, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। तो जैसे जो जो लोग टोलन देते हैं सब देते हैं, एक्सेप्ट कौन आ जाएगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो टोलन तो देता था, फेलिंग वहां पर फेल हो जाता है। क्लियर है? होगा क्या हमारे पास, यहां पर मान लीजिए मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, Cu2 प्लस, CuO बोल देता हूं मैं, Cu2 प्लस है, तो ये क्या है हमारे पास, फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहां पर RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसका तो वही सेम ऑक्सीकरण हुआ है, और साथ में हमारे पास क्या मिलेगा, CuO है, इसका Cu2O, ये रेड PPT मिलती है। कैसी मिलती है? रेड PPT। क्लियर? तो इस तरीके से परीक्षण करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए अगर मुझे ये पता लगाना है कि एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2,4-DNP टेस्ट करवाओगे। कौन सा करोगे? 2,4-DNP परीक्षण करोगे। अगर वहां से लाल, नारंगी या फिर पीला अवक्षेप आता है, ठोस मिलता है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है। अब मुझे ये पता लगाना है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास टोलन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टोलन टेस्ट। तो टोलन टेस्ट से अगर नेगेटिव टेस्ट आता है तो इसका मतलब कीटोन है, पॉजिटिव टेस्ट आता है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एल्डिहाइड है। सर अगर मुझे एल्डिहाइड में भी ये पता करना हो कि हमारे पास एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, तो उसका भी हमारे पास तरीका है कि आप क्या करिए, उसके बाद फेलिंग टेस्ट करिए। जब आप फेलिंग टेस्ट करोगे तो आपको अगर पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो एलिफेटिक है, अगर नेगेटिव टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अब आती है हमारे पास लास्ट दो बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है हमारे पास यहां पर बात आती है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो देखो जब मैं कार्बोनिल कार्बन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कार्बोनिल कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बोनिल कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या बोलते हैं, ये अल्फा का, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय प्रकृति का है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां से जैसे ही H जाएगा, मान लीजिए H निकाल दिया मैंने, H को निकालने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये माइनस बन रहा है। तो इस माइनस को ये रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पर क्या मतलब, पहले माइनस निकाल देता हूँ, मान लीजिए पहले मैंने माइनस निकाला, माइनस निकालने के बाद यहाँ पर बन गया हमारे पास ये, यहाँ इधर माइनस लगा दिया मैंने, ये एज इट इज, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस अनुनाद हो रहा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति का है। क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, अम्लीय नेचर का है। तो जैसे ही हमारे पास क्षार आएगा तो ये अभिक्रिया कर सकता है। तो जैसे अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया की थी, उसका उस रिएक्शन का होने का रीजन भी यही है हमारे पास, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन का जो नेचर है वो थोड़ा अम्लीय नेचर है। क्लियर? अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि इसकी वजह से जो अभिक्रिया होती है वो है एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन की अगर मैं बात करूं तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास कौन ये अभिक्रिया देता है। तो एल्डोल संघनन में क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड
एवं कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? उपस्थित। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो ये अभिक्रिया नहीं देंगे। क्लियर? कब होती है अभिक्रिया? ये तो पहचान में आएगा कि सर एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरा हमारे पास ये है कि यहां पर क्या करते हैं अपन, डाइल्यूट तनु लिख देता हूं मैं, तनु क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है? तनु क्षार की उपस्थिति में। क्लियर है? तनु क्षार मतलब NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ऐसा कोई भी, है ना? क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब देखो यहां पर दो चीजें आएंगी। पहला आता है हमारे पास कि एल्डोल बोलते किसको है? एल्डोल किसको बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी। हाँ भाई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और कीटोन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या जो कीटोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जैसे हमारे पास क्या होगा कि ये R, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां बना देता हूं R, ये आ गया C डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन कुछ भी हो सकता है, R या H। यहाँ आ गया C और ये C, इसके पास क्या होगा? OH। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो इसके पास OH होगा, यहाँ C डबल। क्लियर? इसको जब अपन हीट करते हैं, इसको जब क्या करते हैं अपन? हीट। तो हीट करने के बाद यहाँ पर H रहेगा, तो ये H और OH में से H2O निकलेगा और ये मिलेगा अपन को R या H, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा C डबल बॉन्ड C। तो ये वही सेम अल्फा कार्बन है। ये कौन सा है? बीटा। ये है हमारे पास एल्डोल संघनन उत्पाद। ये क्या है? एल्डोल संघनन उत्पाद। एल्डोल संघनन उत्पाद में क्या होगा हमारे पास? एल्डोल संघनन का मतलब है ये अल्फा बीटा असंतृप्त। असंतृप्त क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि द्विबंध है। एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं हमारे पास एल्डोल संघनन का उत्पाद। क्लियर है? तो होगा क्या हमारे पास? यहां पर बहुत ही सिंपल है कि R, यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है, ये हमारे पास है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको शॉर्ट में क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। C डबल बॉन्ड O CH3 ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है तो होगा क्या कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं आपको। एक का क्या लेना है? ये हमारे पास आ गया अल्फा का और ये क्या आ गया? ऑक्सीजन, और माइनस H2O बनाने देना है। ये जो उत्पाद बनेगा हमारे पास, ये क्या दे रखा है? NaOH और साथ में दे रखा है हीट। तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा ये बनेगा एल्डोल संघनन वाला। तो CH3 C, ये आ गया CH3 और यहां पर क्या आ गया? द्विबंध, द्विबंध इनके बीच में, ये क्या आ गया? CH और ये आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां पर देख रहे हो कि ये वाला जो उत्पाद है ये संघनन का उत्पाद है। क्या है? संघनन। बट आपसे अगर मान लीजिए संघनन नहीं करवा रखा है, उसने हीट नहीं दे रखी है, ओनली NaOH दे रखा है, तो आपको अगर एल्डोल उत्पाद करना है तो फिर क्या करोगे? तो क्या आप एल्डोल उत्पाद नहीं बना सकते? बोले सर बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि एल्डोल उत्पाद बोलते हैं किसको है? बीटा हाइड्रोक्सी को। तो क्या करोगे आप? यहां से बीटा हाइड्रोक्सी बना दो, CH3 CCH3। मैं उल्टा बता रहा हूं कि आप करोगे कैसे। आप डायरेक्टली संघनन वाला उत्पाद सीधा बना सकते हो हीट देके। अब आपको ये पता लगाना है कि हमारे पास एल्डोल क्या है। अगर आपको हीट नहीं दे रखी और एल्डोल बनाना है तो एल्डोल बना सकते हो। करना क्या? संघनन बनाया, उसके बाद वहां से बीटा हाइड्रोक्सी बना दो। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे? देखो ये हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O है। ये हमारे पास क्या है? C डबल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा यहां पर दे रखा है CH और ये आ गया C डबल बॉन्ड O CH3 ये दे रखा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा। इसका मतलब बीटा वाले के पास क्या आएगा? OH और यहां पर क्या जाएगा? H। तो ये हो गया हमारे पास एल्डोल। ये क्या हो गया हमारे पास? एल्डोल। क्लियर? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर हमारे पास यहां पर ध्यान रखेंगे, यदि अलग अलग
यदि अलग अलग यौगिकों के बीच में ये अभिक्रिया हो तो उसे क्रॉस एल्डोल बोल देते, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्रॉस एल्डोल बोल दिया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। मतलब एक मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, और एक क्या ले लिया, कीटोन, एसीटोन। क्लियर, एक क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, और क्या ले लिया, एक कीटोन ले लिया, मतलब एसीटोन ले लिया। तो उसमें अगर करवाएंगे हमारे पास तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट क्या आता है हमारे पास, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होगा हमारे पास, यहां पर, वहां अपन बात कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, वहां अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अनुपस्थित। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अनुपस्थित। दूसरा, सांद्र क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। किसके उपस्थिति में होती है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। क्लियर है, बात समझ में आती है। बस अब आपको करना क्या है, देखो, जैसे मान लीजिए HC डबल बॉन्ड OH, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये एल्डोल अभिक्रिया देगा, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो कहां से ही होगा। क्लियर। तो यहां पर जब अपन ये अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या है, कंसंट्रेट NaOH दे दिया, तो आपको करना क्या है, इसका एक बार ऑक्सीकरण और एक बार अपचयन। तो आपको ये याद होगा कि अगर हम यहां पर मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड या फिर क्या दे रखा है, कीटोन, अगर मान लीजिए मुझे इसका ऑक्सीकरण करना है तो मुझे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका अपचयन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो आपको क्या करना है, इसका एक बार ऑक्सीकरण और एक बार अपचयन करना है, बस। तो क्या होगा हमारे पास, जब आप इसका ऑक्सीकरण करोगे तो क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो हो गया ऑक्सीकरण, और दूसरा Na, है ना, क्योंकि बेसिक क्षारीय माध्यम है। और दूसरा अपचयन जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, CH2HC, ये आ गया H, ये आ गया OH, और यहाँ पर क्या आ गया H, ये क्या मिल गया हमारे पास, एल्कोहल। तो आपको क्या करना है, एक बार अपचयन और एक बार ऑक्सीकरण करना है। क्लियर है। यहां पर भी हमारे पास क्रॉस कैनिजारो भी हो सकती है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, जैसे PHC डबल बॉन्ड OH आ गया, और साथ में मान लीजिए HC डबल बॉन्ड OH आ गया। अब यहां पर आएगा कि सर मुख्य, अब यहां तो सर पंगा है कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन करें, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, जो हमारे पास छोटा एल्डिहाइड है, छुटकुलाल है, छोटे भाई का, छोटा मतलब जो मोर इलेक्ट्रोफाइल होता है, वैसे टेक्निकल टर्म यूज करें, जो मोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, छोटे का क्या करोगे, ऑक्सीकरण, और बड़े का क्या कर दोगे, बड़े का क्या कर दोगे, अपचयन। बस ये आपको करना है। तो यहां पर बताइए छोटा कौन और बड़ा कौन, सर छोटा ये है। तो यहां पर जब आप कंसंट्रेट KOH दे रखा है मान लो, तो उसका जब आप करोगे तो ये ऑक्सीकरण हो गया, HC डबल बॉन्ड O, ओके, और इसका क्या करना है आपको, अपचयन। तो अपचयन करोगे तो PHCH2OH बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना। ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया क्रॉस कैनिजारो का। ये क्या हो गया हमारे पास, क्रॉस कैनिजारो। क्लियर है। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें भी हो सकती है। अगर एक में हमारे पास दो चीजें हो, जैसे उसको इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो बोल देते हैं। वैसे हमारे नीट में आने का बहुत कम चांस रहता है, बट फिर भी ये आ गया मान लीजिए। अब क्या है इसमें, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कंसंट्रेट KOH आ गया मान लो, तो एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन कर दो, सिंपल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ओके, इसका ऑक्सीकरण कर दिया तो नीचे वाले का क्या कर दो, अपचयन, तो ये मिल गया CH2OH। ये हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर, ये क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर। क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। बाहर की बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बट जो नीट में थी मैंने वो करवाई है। क्लियर है। उसके अलावा हमारे बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो आपने चैप्टर में मतलब क्लास में पढ़ी होंगी, बट मैंने वो नहीं करवाई। मैंने वही करवाई जो हमारे नीट के सिलेबस में है, वो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किए, और मेनली बोर्ड, नीट और बोर्ड्स में। क्लियर। ग्रे कार्य में क्या करना है आपको, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना। होमवर्क में आपके पास और क्या है, PYQ अटेम्प्ट करें, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस।
ये जो रहता है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो माइंड मैप है उसका काम रहता है रिवाइज करवाना आपको कम से कम टाइम में, ठीक है। तो रिवीजन के लिए रहता है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो फिर ये यूजफुल नहीं, मतलब आपने अगर पढ़ाई नहीं है और सीधे यहाँ पर आ रहे हो तो ये काम नहीं करेगा, क्लियर है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर इस लेक्चर की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में आपको बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए, इवन मेंस के लिए भी अगर रिवाइज करना हो तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्लियर। मेंस में एक दो रिएक्शंस और आ जाती है हमारे पास, ठीक है, बट चल जाएगा, क्लियर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू।